नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार। छात्रों एवं साथियों, आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता हम लोग पिछली कक्षा में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2300 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक उसका काल था। उसके बाद हम देखेंगे तो बहुत एक लंबे गैप के बाद जो है यह वैदिक सभ्यता का ये जो काल है आता है। और वैदिक सभ्यता की बात की जाए तो यह ग्रामीण सभ्यता थी। जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता जो है वह ग्रामीण सभ्यता थी। तो आज इसके बारे में हम इनके मुख्य विशेषताओं के बारे में जानेंगे। वैदिक सभ्यता की बात की जाए तो वैदिक सभ्यता के जो हमारे स्रोत हैं, इसके जानने के स्रोत हैं, वह साहित्यिक स्रोतों पर आधारित है। जिस प्रकार से हमने देखा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर था। उनके स्रोत हमारे थे जानकारी के, वो पुरातात्विक स्रोत थे, यानी खुदाई में जो वस्तुएं मिली थी उन्हीं के आधार पर जो है हमें जानकारी वैदिक या हड़प्पा सभ्यता की मिली थी। लेकिन इसके उल्टा जो है वैदिक सभ्यता जो है की जानकारी हमें जो है केवल और केवल साहित्यिक स्रोतों से मिलती है। इसके हमें जो है पुरातात्विक स्रोत नहीं मिलते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानकारी लेते हैं। सबसे पहले राजनीतिक संगठन एवं प्रशासनिक व्यवस्था। राजनीतिक संगठन एवं प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो इस समय राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वह शिशु अवस्था में थी, छोटे अवस्था में थी। धीरे धीरे जो है इसकी शुरुआत होकर राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का धीरे धीरे हम देखेंगे कि कैसे ये उत्तर वैदिक काल और आगे ये बढ़ता जाता है। इसमें जो है परिवार या कुल जो है रक्त संबंधों पर आधारित था और परिवार के जो है प्रधान को कुल या कुलपति कहा जाता है। कुल या कुलपति, इसके परिवार के मुखिया को कुल या कुलपति कहा जाता था। और कुटुंब जो थी सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। कुटुंब सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। अब इसके अलावा परिवार जो था, परिवार के बाद ग्राम की बात आती है। कई छोटे छोटे जो परिवार थे उसको मिलकर ग्राम बनता था। तो ये ग्राम का निर्माण जो है परिवारों के द्वारा होता था और इसके प्रधान यानी हेड जो होते थे वो ग्रामणी कहलाते थे। प्रधान जो है ग्रामणी कहलाते थे। उसके अलावा यदि और फिर छोटे छोटे जो ग्राम होते थे, कई ग्राम होते थे, उनको मिलकर जो है विस बनता था। विस जो है छोटे छोटे ग्रामों के मिलने से है विस बनता था। और ये जो है इसके हेड विस्पति कहलाते थे। विस्पति इसके जो है विस के हेड या प्रधान जो है विस्पति कहलाते थे। इसके अलावा बात की जाए तो जो है अनेक विस जन या कबीला यानी छोटे छोटे समूहों में उस समय जो है परिवार बटा हुआ था। उसका जो है जन या कबीला जो समूह जो था उसका जो समूह था उसका प्रधान जो होता था वह राजा या गोप कहलाता था। राजा या गोप यानी हमने देखा किस प्रकार से परिवार होता था और छोटे छोटे परिवारों को मिलकर ग्राम बनता था और ग्राम छोटे छोटे ग्राम मिलकर विस बनता था और विस के बाद जो है जन या कबीला होता था, छोटा छोटा जन कबीला, और उसके प्रधान जो होते थे वो राजा या गोप कहलाते थे। यद्यपि जो है उस समय जनपद राष्ट्र की अवधारणा जो है हम उस समय नहीं देखते हैं। यानी पूर्व वैदिक काल में जन या राष्ट्र पूरा देश की जो है उसका जो हम स्वरूप नहीं देखते हैं, जो कि उत्तरार्ध में धीरे धीरे देखने को मिलती है। आइए अब राजा या गोप के बारे में बात करें तो राजा या गोप जो है वह क्यों होते थे, लोग कबीले जो है राजा को क्यों चुनते थे, क्या उनकी राजा की या गोप की भूमिका थी, इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये जन या कबीला जो है उसका प्रमुख जो है राजा या गोप होता था। उनका दायित्व क्या था कि
उनके नेतृत्व में, राजा के नेतृत्व में जो ही है युद्ध लड़े जाते थे, और युद्ध का नेतृत्व जो है राजा करता था। राजा जो है उनको विजयी दिलवाना उनका प्रमुख कार्य था युद्धों में। इसके अलावा संपत्ति की रक्षा करना, न्याय की व्यवस्था करना यानी न्यायिक कार्य इत्यादि जो है ये राजा के कार्य थे। यद्यपि जो है यह राजा या गोप का जो पद था वह वंशानुगत नहीं था, यानी कि राजा या गोप जो है उनको चुना जाता था। जो कबीले होते थे उनका सबसे योग्य व्यक्ति जो होता था, जो सबसे कर्मठ और योग्य होता था, उन्हीं को जो है कबीले ये जन जो है उसको राजा चुना करते थे और वह उनका नेतृत्व करता था। और राजा को यहाँ पर जो है भगवान नहीं माना जाता था उस समय, यानी भगवान का अवतार जो बाद में हम देखते हैं कई बार जो है कई शासक अपने आप को राजा को जो है वो भगवान का अवतार मानते हैं, तो इस समय इसकी अवधारणा जो है नहीं थी। अब हम देखें तो राजा, एक तो राजा था जन कबीला का प्रमुख, उसके अलावा कई जनतांत्रिक संगठन, छोटे छोटे संगठन भी बने हुए थे, और उसी के मदद से जो है राजा जो है शासन करता था। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे संगठन थे जिनकी मदद से जो है वो राजा कार्य करते थे, और उनका क्या, उन जो संगठन थे उनका क्या कार्य था। तो जनतांत्रिक संस्थाओं में उस समय जो थे सभा, समिति और विदत, सभा, समिति और विदत, ये तीन प्रमुख थे। सभा का मुख्य कार्य था न्याय करना, और सभा में जो है स्त्रियां भी भाग लिया करती थी। इसके अलावा समिति की बात की जाए तो समिति जो है समस्त जन समुदाय यानी बड़ा होता था सभा से, और उनमें जो है पूरा जन समूह यानी सारे लोग उसमें समिति में भाग मतलब वो शामिल होते थे। और उनका मुख्य कार्य जो था समिति का वह था राजा का चुनाव करना। राजा का चुनाव जो करना होता था वह समिति का प्रमुख कार्य था। विदत की बात की जाए तो विदत जो है धार्मिक एवं सैनिक महत्व की संस्था थी। विदत धार्मिक और सैनिक महत्व की संस्था थी, और ये सभा, समिति और विदत तीनों जो मिलकर है जो है पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक इत्यादि पर जो है विचार विमर्श ये सभा, समिति और विदत किया करती थी, और जो निर्णय होता था उसी के माध्यम से जो है राजा शासन चलाता था। राजा को सहयोग करना, राजा के पावर पर कंट्रोल करना, इन संस्थाओं का कर्तव्य था, सभा, समिति और विदत की। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये तो राजनीतिक और प्रशासनिक संगठन की बात हुई। अब हम देखें तो सामाजिक तौर पर क्या स्थिति थी आर्यों की, जो उस समय सामाजिक स्थिति थी, किस प्रकार से सामाजिक स्थिति थी। तो सामाजिक स्थिति में सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे छोटी इकाई जो थी वह परिवार की थी। परिवार जैसा हमने देखा कि वह सबसे छोटी इकाई थी, और जो है परिवार की बात की जाए तो उस समय प्रतिशतरात्मक परिवार होता था, यानी पिता ही सबसे प्रमुख होता था, वह मुख्य माना जाता था, और उनकी ही जो उनका डिसीजन जो है मेकिंग सबसे महत्वपूर्ण होता था। डिसीजन मेकिंग में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, और उसके प्रधान को जो है कुलपति कहा जाता है। परिवार के कुल या कुलपति कहा जाता है, तो ये हमने पहले ही देखा। तो परिवार का प्रधान जो है कुलपति कहलाता है। और उस समय परिवार की बात की जाए तो संयुक्त परिवार उस समय हुआ करते थे, और कई पीढ़ियों की जो है लोग एक साथ जो है रहते थे उस परिवार में। इसके अलावा हम देखें तो उस समय पुत्रों की कामना हम देखते हैं विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों में कि पुत्रों की कामना की गई है, पुत्र हो इसकी कामना की गई है, पुत्रियों की कामना नहीं की गई है। यानी हम यहाँ पर देखते हैं कि पुत्र और पुत्रियों में विभेद जो है नजर आता है। पुत्र को है ज़्यादा वरीयता इस समय दी जाती थी। इसके बावजूद भी
हम बात करें तो यहाँ पर वैदिक सभ्यता में स्त्रियों को जो है यथोचित सम्मान दिया जाता था। कई स्त्रियां जो है विभिन्न पद को धारण की है, उनका सम्मान होता था। एक माता गृहस्वामिनी के रूप में जो है वह सम्मान पाती थी। और स्त्रियों की बात की जाए तो स्त्रियों को जो है शिक्षा पाने का अधिकार था, राजनीतिक संस्थाओं में भाग लेने का अधिकार था। और उस समय बहुत सारी कई नारियों ने जो है सूक्तों की रचना की है। सूक्तों की रचना उस समय की है। उस समय की प्रमुख जो नारी थी वह विश्वतारा, विश्वकला, घोषा इत्यादि जो है उस समय की प्रमुख जो है नारियां थी, स्त्रियां थी, जिसने कई सूक्तियों की रचना की और ये प्रसिद्ध महिला उस समय थी। इसके अलावा स्त्रियों की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए तो वह धार्मिक कृत्यों में भी अपने पति के साथ भाग लिया करती थी। और कुछ प्रतिबंध की बात की जाए तो कुछ प्रतिबंध के साथ जो है, जैसे स्त्रियों को जो है पुरुष के संरक्षण में साय में रहना पड़ता था और संपत्ति में जो है हिस्सा उनको स्त्रियों को नहीं दिया जाता था उस समय। तो इसकी जो है हम ऐसा उस समय वैदिक सभ्यता में पाते हैं। अब परिवार और स्त्रियों की अवस्था के बाद हम देखते हैं विवाह प्रथा। किस प्रकार से विवाह, तो विवाह नामक संस्था जो है उस समय थी। विवाह मतलब जो धार्मिक कृत्य है उस समय भी आज की तरह है, जो ये विवाह जो है धार्मिक कृत्य माना जाता था और इसका प्रचलन आरंभ हो चुका था। यद्यपि यह विवाह जो था वह एकात्मक होते थे, एक विवाह लोग करते थे, लेकिन कहीं कहीं जो है बहु विवाह यानी एक व्यक्ति कई विवाह करने के जो भी है कुछ उदाहरण जो है मिले हैं। बाल विवाह की बात की जाए तो बाल विवाह जो है उस समय प्रचलन में नहीं था। सामाजिक वर्गीकरण की बात की जाए तो समाज विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो ये 3 वर्ग थे मुख्यतः। और इनका जो है जन्मजात नहीं कर्म के आधार पर इनका ये निर्धारण किया गया था। यानी कर्म के आधार पर ये ही जो है यह जाति या जन्मजात ना होकर सामाजिक वर्गीकरण, बल्कि कर्म के आधार पर था। यानी जो धार्मिक कृत्यों और ये सब काम करते थे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय जो सैनिक एवं युद्ध की काम करते थे, और जो है व्यवसाय या वाणिज्य व्यापार कृषि करते थे वह वैश्य कहलाते थे। तो इस प्रकार से कर्म के आधार पर उस समय सामाजिक वर्गीकरण जो है किया गया था। खान पान की बात की जाए तो खान पान जो है अनाज, आज की तरह अनाज, दूध, मांस, फल इत्यादि जो है खाया जाता था उस समय। यानी हर प्रकार का सामान वो जो है सामग्री अनाज, दूध या दूध से बनी फल, सब्जियां और मांसाहारी भी जो है आदि होते थे। इसके अलावा जो है शूरा और सोमरस जो एक पेय पदार्थ था उससे भी वैदिक सभ्यता के लोग परिचित थे। पहनावा की बात की जाए तो पहनावा वास कहलाता था। मेल और फीमेल यानी स्त्रियां और पुरुष जो है कमर से नीचे जो वस्त्र पहनते थे उसे वास कहा जाता था। अधिवास उन्हें कहा जाता था जो कमर के ऊपर पहना जाता था। वास यानी कमर के नीचे और अधिवास जो है कमर के ऊपर स्त्री और पुरुष पहना करते थे। वस्त्र की बात की जाए तो वस्त्र जो है सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र उस समय धारण होते थे, लोग प्रयोग में लाते थे। और इसके अलावा जो है स्त्री और पुरुष कई आभूषण आज भी आप देखेंगे कि महिलाएं ज़्यादा यद्यपि आभूषण की प्रिय होती है और पुरुष कम, तो उस समय भी जो है आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों इस्तेमाल करते थे। कुंडल, हार, नुपुर इत्यादि जो है कई प्रकार के आभूषण उस समय प्रयोग में लाए जाते थे। अब आभूषण के बाद देखें हम मनोरंजन की बात करें तो कई मनोरंजन के साधन भी उस समय उपलब्ध थे, जैसे नृत्य गान, रथों की दौड़, ध्रुत कीड़ा इत्यादि जो है यानी पाशा, ध्रुत कीड़ा यानी पाशा वगैरह जो है उस समय खेला जाता था।
तो इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा कि वैदिक सभ्यता, जो आर्यों की सभ्यता थी, उस समय किस प्रकार से जो है राजनीतिक संगठन थे। ग्राम विष के बारे में हम लोगों ने देखा। राजा किस प्रकार से एक जन या कबीला का प्रमुख होता था और वह नेतृत्व करता था, युद्ध में भाग लेता था। सभा और समिति विदत के बारे में हम लोगों ने जाना। लोगों की जो है सामाजिक स्थिति, परिवार, स्त्रियों की स्थिति के बारे में हम लोगों ने जाना। विवाह प्रथा, सामाजिक वर्गीकरण, खान पान, पहनावा और मनोरंजन, इन सभी विषयों के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। छात्रों एवं साथियों, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, दूसरे को भी भेजें ताकि इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।